जैसा कि कल आप लोग वर्णमाला कंप्लीट किए जिसमें आप स्वर और व्यंजन दोनों आप लोगों को पढ़ाया गया। अब देखिए बात करेंगे हम अगले क्लास में, जो है इस क्लास में हम शब्द की बात करेंगे। तो देखिए शब्द कहते किसे हैं? एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को ही शब्द कहा जाता है। इसको सरल भाषा में अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह या मेल जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, पहली डिफिनेशन आपको बताई गई, एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। और दूसरे सरल भाषा में इसको आप कह सकते हैं जो दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह या मेल जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, तो आप सरल भाषा में कहेंगे दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह या ऐसा मेल जिसका कोई शाब्दिक अर्थ हो, उसे आप शब्द कहेंगे। या दूसरी भाषा में एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। और ध्वनि आप विशेष ध्यान दीजिएगा ध्वनि पे कि ध्वनि क्या है। आपको कल बताया गया था ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई शाब्दिक अर्थ हो, उसको क्या कहते हैं? उसको शब्द कहते हैं। अब देखिए शब्द के प्रकार में आप ध्यान दीजिएगा, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें इसको कई आधार पे विभाजित किया जाता है। पहला क्या है? स्रोत या इतिहास के आधार पे। इसमें जो है उसके इतिहास या स्रोत का आधार लिया गया है, उसके आधार पे इसको हम कई भागों में बांटते हैं। जिसमें पहला आपका क्या है? तत्सम है। देखिए तत्सम का मतलब क्या होता है, आगे आप देखिए, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों अर्थात बिना परिवर्तन के लिए जाएं, उनको क्या कहते हैं? उनको तत्सम कहते हैं। मतलब जो शब्द आपका संस्कृत में है, अगर वो उसको ज्यों का त्यों आप हिंदी में ले लीजिए, बोलने की आम चाल भाषा में ले लीजिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको तत्सम कहेंगे। आप इसको एक बार फिर से समझिए, तत्सम क्या है? तत्सम वह शब्द है, ठीक है, जिसको आप संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आमतौर पे बोलने की भाषा में यूज करते हैं, उसको ही हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ? जैसे अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, रात्रि हो गई। अब एक चीज का आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो अग्नि है, अग्नि हम लोग बोलने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कहीं आप लिखने पढ़ने में जो यूज करते हैं वो अग्नि यूज करते हैं, पृथ्वी यूज करते हैं, रात्रि यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तत्सम वह शब्द है जो संस्कृत में यूज किया जाता है, उसको हम डायरेक्टली हिंदी में लिखने पढ़ने के लिए यूज करते हैं, उसको ही तत्सम कहते हैं। मतलब जो शब्द संस्कृत से सीधे ज्यों का त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं, बिना परिवर्तन के किए गए, वो उसको कहते हैं तत्सम। ठीक है, तो ये हुआ आपका तत्सम। दूसरा क्या है? तद्भव। तद्भव का मतलब क्या हुआ? देखिए तत्सम मतलब वही संस्कृत, क्योंकि तत्सम जो है वो संस्कृत के ही शब्द लिए जाते हैं उसमें। तो तत्सम के वे शब्द जो कुछ बिगड़ कर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसको, मतलब तत्सम का मतलब ज्यों का त्यों संस्कृत से आप हिंदी में ले लिए, ठीक है। लेकिन तद्भव का मतलब है कि संस्कृत से कुछ ऐसे शब्द लिए गए हैं जिसको हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बोलने की आम तौर पे भाषा में यूज करते हैं। तो उस पे देखिए क्या है, जैसे आपका हो गया हस्त। हस्त क्या है? ये तत्सम में रखेंगे तो इसको कहते हैं क्या? हाथ। मतलब आपकी जो शुद्ध भाषा है उसमें हम लोग आम चाल बोल भाषा में हाथ का यूज करते हैं, जबकि उसको कहा क्या जाता है? वो हस्त है, हस्त है। और हस्त को जो है आप कहते हैं हाथ, कर्ण को कहते हैं कान,
ठीक है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए कि तद्भव का मतलब वह है जो संस्कृत से हिंदी में लाया गया है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया है। जबकि ध्यान देने वाली बात है तत्सम जो है, तत्सम ज्यों का त्यों जैसे संस्कृत में है वैसे ही उसको हिंदी में रखा गया है। तो कहने का सेंस ये है तत्सम वह शब्द है जो संस्कृत से सीधे हिंदी में रखा गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि तद्भव आपका जो है वो संस्कृत से लाया गया है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करके उसको बोलने की आम चाल भाषा में यूज किया गया है। जैसे हस्त को हाथ बोला गया है, कर्ण को कान बोला गया है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। और तीसरा आपका आता है देसी, ठीक है। अब देसी की बात की जाए तो बात से ही मतलब इसके लिखे हुए शब्द से ही आपको उम्मीद है कि ये देसी शब्द जो हमारे आम चाल भाषा बोल भाषा में यूज की जाती है, तो इसको कहते हैं जो शब्द स्थानीय भाषाओं से में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रोड़ा, बैगन, सेब, ठीक है। फिर से इसको एक बार ध्यान से देखिए, देसी शब्द, तो देसी क्या है? जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं, जहाँ पे आप स्थानीय हैं वहाँ की जो भाषाएं हैं उनको अगर आप हिंदी में प्रयुक्त करते हैं तो बात कहते हैं रोड़ा, कहते हैं ना रोड़ा बनना, ठीक है। तो रोड़ा क्या है? ये हमारी आम भाषा है लेकिन इसको क्या करते हैं हम हिंदी में प्रयुक्त करके लिखने में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। बैंगन हो गया, बैंगन को भी हम इसी तरीके से बोलने में यूज करते हैं लेकिन उसको हिंदी में भी उसका यूज करते हैं। सेब हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जो जिसको क्या करते हैं हम उसकी अपनी आम भाषा को वो सीधे हम डायरेक्टली किस में लेके चले जाते हैं? हिंदी में उपयुक्त कर लेते हैं, ठीक है। तो यही हमारी है क्या? ये हमारा है देसी शब्द, ठीक है। अब बात करते हैं संकर शब्द। जब संकर की बात होती है, संकर शब्द की बात होती है तो संकर का मतलब क्या होता है? दो विभिन्न चीजों का आपस में जुड़ना। तो संकर का मतलब होता है क्रॉस, ठीक है। मतलब आप ये समझिए साधारण भाषा में कि संकर का मतलब है दो अलग अलग चीजें जो है आपस में क्या करती हैं, जो है वो जुड़ जाती है, ठीक है। तो उसका मतलब हो गया संकर शब्द की बात अगर की जाए तो दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो सीधी भाषा में आप देखिए दो भाषाओं में जैसे क्या हो गया, जो है आप दो भाषाओं की बात करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए आप, एक हो गया आपका खून, अगर दूसरी बात बोला गया है यहाँ पे दो भाषाओं के मेल, पहली भाषा तो आपकी खून हुई, ठीक है। दूसरी भाषा क्या हो गई? दूसरी भाषा हो गई जो है पसीना, ठीक है। खून पसीने की बात की जाए, अगर दोनों को आप मिला देंगे तो ये टोटल हो जाएगा खून पसीना, ठीक है। जैसे कहा गया है, देखिए फिर से, दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो दो भाषा में आ गया खून और दूसरा क्या हो गया? पसीना। लेकिन अब देखिए इसमें भाषा में अंतर क्या है? इसके भाषा में पहला शब्द क्या हो गया? इसमें जो है पहला शब्द जो हो गया वो फारसी में रखा गया, ठीक है, और दूसरा शब्द क्या रखा गया? हिंदी में रखा गया, ठीक है। तो दोनों का फर्क देखिए, कहा गया है संकर शब्द वे शब्द हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो दो भाषा में जैसे हो गया खून और पसीना दोनों अलग भाषाएं, जेल और खाना अलग भाषाएं हैं, ठीक है, बे डॉल अलग भाषाएं हैं, ठीक है। तो अब कहने का सेंस ये है, एक का क्या है? एक फारसी हो गया, एक हिंदी हो गया, तो दो अलग भाषाएं हैं। जैसे टिकट हो गया, आप देखते होंगे टिकट की बात हिंदी में की जाए तो भी टिकट ही लिखा जाता है, अगर इंग्लिश में बात की जाए तो भी वो क्या लिखा जाता है? वो टिकट ही लिखा जाता है। तो इसीलिए टिकट को जो है अंग्रेजी भाषा और हिंदी को घर को जो है हिंदी भाषा मानते हैं, दो भाषाओं के योग को ही क्या कहते हैं? संकर। तो ये शब्द हो गए आपके संकर। जेल को क्या कहते हैं? इंग्लिश में भी आप कहते हैं जेल की बात करते हैं, खाना की हिंदी की बात करते हैं खाना, ठीक है। तो इसको लिख के क्या लिख देते हैं? जेल खाना जो है, ठीक है। ये हो गया आपका मतलब कि दो विभिन्न भाषाओं के योग को ही हम क्या कहते हैं? संकर। उनसे बने शब्द को जो है संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका संकर शब्द। देखिए अब नीचे की बात करते हैं। देखिए
विदेशी शब्द। अभी आपने जो पढ़ा जो है वो संकर शब्द था, अब बात करते हैं विदेशी शब्द की। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में आए हैं। कुछ ऐसे शब्द जो हम बोलचाल आम भाषा लिखने पढ़ने में ऐसी भाषा यूज करते हैं जो क्या है, जो विदेशी भाषा है, लेकिन हम लोग अपने व्यवहार में उसको यूज करते हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में लिए गए हैं उनको ही विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब विदेशी शब्द में कौन कौन से शब्द हैं, इसमें कई शब्द हैं। जैसे बात की जाए अरबी की, फारसी की, ठीक है, तुर्की की, अंग्रेजी की। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भारत जो है कई सालों तक गुलाम रहा है, जिसमें क्या है, कई फारसी, तुर्की और अरबी ये सारे लोगों का शासन रहा है, जिनकी भाषाएं अब क्या है, सीधे हमारे देश में भी कुछ ना कुछ उनकी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे अखबार हो गया। अखबार जो है ये हिंदी भाषा नहीं है, ये अरबी भाषा है। मतलब इसको कह सकते हैं कि आपकी ये एक विदेशी भाषा है। आदत हो गई, आखिर हो गया, अमीर हो गया, इनाम हो गया, ये सारी जो भाषाएं क्या है, ये सारी भाषाएं आपकी विदेशी हैं, लेकिन हमारे देश में भी बोली जाती हैं आमतौर पे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, विदेशी भाषाओं में ऐड किया जाता है। उसी तरीके से फारसी की बात करें तो अदा हो गई, अगर हो गया, आमदनी हो गई, आईना हो गया, ये सारी जो भाषाएं हैं ये हिंदी में ही बोली जाती हैं, लेकिन ये कौन से शब्द हैं, ये भी विदेशी शब्द हैं, क्योंकि हमारे देश से ये नहीं लिए गए, ये कहीं बाहर से बोले जाने वाली भाषा जो हमारे देश में आ चुकी है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, विदेशी भाषाओं में ऐड करते हैं। तीसरा क्या हो गया, तुर्की। तुर्की में जैसे देखिए तोप, तमाशा, कैंची, खंजर, चेचक, ये सारी जो भाषाएं हैं ये भी क्या है, विदेश से लाई हुई भाषाएं हैं, जिसको हम क्या करते हैं, आमतौर पे भाषा बोलने में के काम आती है आपके। ठीक है, बोलने, लिखने, पढ़ने सारी चीज़ों का हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये तुर्की वाली ये भाषा है, लेकिन इसको भी क्या कहते हैं, विदेशी शब्द ही कहते हैं, ना कि इसको देसी कहेंगे। ठीक है, अगला जो है अंग्रेजी के शब्द। देखिए अक्सर करके हम लोग अंग्रेजी के कुछ ना कुछ वर्ड बोलते रहते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, अफसर हो गया, ठीक है, अपील हो गई, ठीक है, कमेटी हो गई, कलेक्टर हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये जो है अंग्रेजी के शब्द जो हम क्या करते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इसको माना क्या जाता है, अंग्रेजी के शब्द जो क्या हैं, एक विदेशी शब्द हैं। ठीक है, तो इनको भी विदेशी में ऐड किया जाता है। देखिए अभी आप टिकट की बात किए थे, ठीक है, तो मैं अभी इसके पहले जब आपको बताया कि दो विभिन्न भाषाओं के मेल की बात मैं जब किया, संकर जब अभी आप पढ़ रहे थे संकर शब्द जो पढ़े हैं, उसमें बताया गया है कि दो विभिन्न भाषाओं के सम्मेल को, जिसका एक शाब्दिक अर्थ हो, उसको संकर शब्द कहते हैं। तो उसमें टिकट था एक, और एक घर था। तो आपको बताया गया था टिकट आपका क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन जो घर है वो हिंदी का है। तो देखिए टिकट यहाँ पे क्या है, ये अंग्रेजी का शब्द है, जो क्या है, एक विदेशी शब्द है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, फ्रेंच शब्द की। तो फ्रेंच शब्द में देखिए लैंप हो गया, मेयर हो गया, आल्पिन हो गई, ये सारे क्या हैं, फ्रेंच शब्द हैं, लेकिन आमतौर पे हम लोग इसका यूज करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम रखते हैं विदेशी भाषाओं में। ठीक है, जापानी भाषा के भी शब्द हैं। जापानी भाषा में जैसे रिक्शा हो गया, रिक्शा जो हम लोग आमतौर पे अक्सर बोलते हैं, रिक्शा वाला। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, ये जापानी भाषा है जो हम लोग हिंदी में यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको भी क्या रखते हैं, इसको भी विदेशी में रखते हैं। रही बात चीन की, तो चीन से जैसे चाय हो गया, लीची हो गया, चीनी हो गया। ठीक है, ये सारी जो भाषाएं हैं ये चीन से ली गई हैं। ठीक है, तो इनको भी हम हिंदी की भाषा में आमतौर पे यूज करते हैं, जिसको क्या मानते हैं, इसको भी विदेशी भाषा मानते हैं। ठीक है, विदेशी शब्द मानते हैं। दूसरा क्या हो गया, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली की जैसे अलमारी हो गई, ठीक है, इमारत हो गई, कनस्तर हो गया, कप्तान हो गया, ये सारे जो हैं, गोदाम और नीलम हो गया, ये सारी जो भाषाएं हैं आपकी या ध्वनियाँ हैं, ये जो है एक विदेशी शब्द हैं, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, आमतौर पे हिंदी भाषा में बोलने में यूज करते हैं इसका। ठीक है, और पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली में जो है देखिए अलमारी हो गई, ठीक है, कनस्तर हो गया, सॉरी ये तो हो गया, तौलिया हो गया, बाल्टी हो गई, साबुन हो गया, ये सारे क्या है, ये एक विदेशी शब्द हैं। मतलब आप बात करें अरबी की, फारसी की, तुर्की की, अंग्रेजी की, ठीक है, जापान की, फ्रेंच की, चीन की और पुर्तगाल की। ठीक है, तो ये सारे देशों ने जो है
अपनी अपनी भाषाओं का इधर से उधर इनका आदान प्रदान हुआ है, जो हिंदी में भी इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन हम लोग आमतौर पे जब बात करते हैं तो हमको लगता है कि ये हिंदी भाषा है, लेकिन ये हिंदी भाषा नहीं है। ये हमारी क्या है, हिंदी में बोली जाने वाली एक विदेशी भाषा है, जिसको हम ज्यों का त्यों क्या कर लिए हैं, हिंदी में अपना लिए हैं और आमतौर पर इसके बोलने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब दूसरा पढ़ते हैं आप। देखिए, रचना, अब तक तो विदेशी शब्द आपका हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे हम जो है रचना या बनावट के आधार पर। अब तक तो हम देखे थे जो है कि कौन कौन सी भाषा है, संकर शब्द हैं या जो है विदेशी शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसकी क्या, रचना या बनावट के आधार पे इसके कितने भेद होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पे भी इसके 3 भेद माने जाते हैं। तो उसमें क्या है आपका, पहला जो है रूढ़। ठीक है, देखिए रूढ़ का मतलब क्या होता है, हठी, हठी जैसे हो गया, जैसे कुछ है उसमें किसी भी चीज का मेल ना हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। रूढ़ का मतलब ये है कि कोई ऐसी वस्तु या शब्द या वाक्य जिसमें किसी अदर का उसमें मेल ना किया गया हो। तो जैसे क्या हुआ, देखिए फिर से परिभाषा पढ़िए, जो अन्य शब्दों के योग से ना बना हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। मतलब कि वो जो, जैसे मान लीजिए उसमें एग्जाम्पल में ले लीजिए कमल, ये हो गया कमल। ठीक है, ये क्या है, ये किसी अन्य शब्द से मिलके नहीं बना हुआ है, ये वर्णों के मेल से तो बना हुआ है, जिसका क्या है, एक शाब्दिक अर्थ है कमल का, लेकिन ये क्या है, ये अलग अलग शब्दों से मिलके नहीं बना हुआ है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान दीजिए, जो अन्य शब्दों की योग से ना बना हो उसे ही क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं रूढ़। ठीक है, ये हो गया आपका रूढ़, जो क्या है, अन्य शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, सॉरी, अन्य शब्दों के मेल से नहीं बना है, वर्णों के मेल से बना है, जिसका एक शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं यौगिक की। देखिए यौगिक की, आप छोटे रहे होंगे तो आप साइंस में भी पढ़े होंगे कि यौगिक क्या है, जो विभिन्न धातुओं का क्या होता है, एक मिश्रण होता है। ठीक है, उसी तरीके से इसको इसमें बोलेंगे यौगिक, जो दो शब्दों से जो 2 शब्दों में योग से बनते हैं। यहाँ में की जगह के कर लीजिए, जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं उनको ही क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब यौगिक, इसमें आप इसको एग्जाम्पल से देखिए जो है कि कैसे है। देखिए मान लीजिए आप लिखते हैं पाठशाला। ठीक है, अब देखिए पाठशाला की बात की गई, एक बार परिभाषा फिर से पढ़िए, जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं उनको ही यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब बात की गई, जैसे आप एक सेंटेंस ले लिए पाठशाला। ठीक है, पाठशाला में जो क्या हो गया आपका, एक शब्द आपका हो गया पाठ, दूसरा क्या हो गया, शाला। ठीक है, ये हो गया 2 शब्द। अब पढ़ने वाला जो घर होगा, ठीक है, उसकी बात की गई, पाठशाला की बात की गई। ठीक है, उसको ही आप क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे क्या हो गया, विद्यालय। अब विद्यालय की बात की गई जो है, तो इसमें भी देखिए 2 शब्द ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो 2 शब्द क्या हैं, ये हैं विद्या, धन, आलय। ठीक है, मतलब विद्या का जो क्या है, घर है, उसको कहते हैं विद्यालय। ठीक है, तो इसको देखिए, यौगिक का मतलब ही ये हुआ कि जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और जिसका क्या है, शाब्दिक अर्थ हो। ठीक है, वो है आपका यौगिक। ठीक, अब तीसरी बात करते हैं, जो तीसरी बात है योग रूढ़ की। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, मे के जगह आप के कर लीजिएगा। मतलब जो 2 शब्दों के योग से बनता है उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात की जाएगी योग रूढ़ की। योग रूढ़ की बात की जाएगी तो योग रूढ़, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हों तथा किसी विशेष अर्थ
किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उनको क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। देखिए इसमें इसको आप फिर से समझिए, जो योग रूढ़ की बात की जाए तो इसका मतलब ही ये होता है कि जो दो शब्दों के मेल से बने हैं, लेकिन जब ऐड होते हैं, जब उनका मेल होता है तो उनका एक तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, आप फिर से एक उदाहरण से समझिए। देखिए दशानन लिखा हुआ है, ठीक है, कहा क्या गया है कि ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं जिसका क्या हो, तीसरा कोई अर्थ हो। तो ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से कैसे बने हुए हैं, आप इसको फिर से देखिए। दस धन आन, ठीक है। अब देखिए यहां हो गया 10 का मतलब क्या, अब गिनती की बात करें तो यहां 10 हो गया, ठीक है। और आनन की बात करें तो क्या, सर होता है। आनन का मतलब क्या होता है, सिर होता है किसी चीज का। तो 10 आनन का मतलब 10 सिर वाला। अभी तो यहाँ गिनती हो रही थी 10 की और यहाँ तो बात हो रही थी सिर की, लेकिन ये दोनों मिलके जब बने तो वो क्या बने, दशानन बने, जिसका एक अलग अर्थ निकला कि 10 सिरों वाला, अर्थात क्या, रावण। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दो अलग अलग शब्द आपस में मिले, जिससे क्या हुआ, एक तीसरे शब्द का निर्माण हुआ, जिसका क्या है, उन दोनों से अलग अर्थ निकलता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें क्या है, देखिए रचना या बनावट के आधार पे इसके 3 भेद होते हैं। पहला क्या है, रूढ़ है, जो क्या करता है, अन्य शब्दों से नहीं बनता है। वो क्या होता है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे क्या हो गया, कमल हो गया, ठीक है, घोड़ा हो गया। अब देखिए जैसे घोड़े की बात आप कर लिए, इसमें आप इसका विच्छेद करके देखिए, इसका विच्छेद नहीं होगा। अगर विच्छेद आप करते भी हैं तो इसका क्या हो जाएगा, कोई अर्थ बचेगा नहीं, क्योंकि इसके वर्ण अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, सीधी भाषा में जो अन्य शब्दों के योग से ना बने हो, ठीक है, उनको ही क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, यौगिक, जो दो शब्दों के मेल से बने। यहाँ में के जगह आप फिर से मैं बता रहा हूँ के कर लीजिएगा। जो दो शब्दों के योग से बनते हैं उनको ही क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे आप मानते हैं पाठशाला, ठीक है। अब देखिए पाठ अलग है, शाला अलग है। ये पाठ एक शब्द है, शाला अलग शब्द है, ठीक है। इन दोनों के मेल से जो है पाठशाला का निर्माण हुआ। वही बात बोली गई, जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उनको यौगिक कहते हैं। तीसरा आ गया योग रूढ़। तीसरा योग रूढ़ आ गया, इसको एक बार आप फिर से पढ़िए। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हो तथा उनका एक क्या हो, तीसरा अर्थ निकलता हो, उसको ही क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था, 10 धन आनन, ठीक है, मतलब 10 गिनती हो गई, नंबर हो गया 10, ठीक है। आनन का मतलब हो गया सिर, ठीक है। यहां देखिए इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों मिलके जाएंगे तो हो जाएंगे क्या, दशानन, ठीक है। ये दशानन हो गए, मतलब 10 सिरों वाला। लेकिन अगर इसको एक अलग अर्थ में देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, राम। तो इसकी बात देखिए अलग है, ठीक है। लेकिन बात अगर हम करते हैं तो हमें बस इतना समझना है कि दो शब्द क्या है, 10 और आनन, ये दोनों शब्द मिलके दशानन बन रहे हैं। इसी को ही योग रूढ़ कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब तक रचना या बनावट के आधार पे आप देखे थे। अब देखेंगे आप जो है प्रयोग के अनुसार, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पे आप देख ही लिए, 3 भाग होते हैं उसके जो है, ठीक है। अब प्रयोग के आधार पे देखिए, ठीक है। प्रयोग के आधार पे ये विकारी और अविकारी 2 भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। फिर से आप ध्यान दीजिए, शब्द की आप बात कर रहे थे, ठीक है, शब्द की बात की जा रही थी। जो प्रयोग के आधार पे क्या होते हैं, 2 भागों में भी अलग अलग विभाजित होते हैं। पहला है क्या, विकारी, दूसरा क्या है, अविकारी, ठीक है। अब बात करेंगे विकारी की। विकारी में क्या है आपकी, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया,
विशेषण हो गया, क्रिया हो गई, ठीक है। और अभिकारी की बात करेंगे तो क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है, संबंध बोधक हो गया, तीसरा हो गया समुच्चय बोधक, और चौथा हो गया क्या, विस्मयादि बोधक, ठीक है। अब देखिए, अब जो आपका ग्रामर है ये सीरीज वाइज अब अलग अलग चलाएंगे। एक संज्ञा पढ़ाया जाएगा आपको, सर्वनाम पढ़ाया जाएगा, विशेषण पढ़ाया जाएगा, क्रिया, ये सारे जो हैं एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, ना कि एक ही है। ये विकारी में जो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गई, ये सब एक दूसरे से क्या है, ये सब एक दूसरे से अलग हैं, जो आपको अलग अलग पढ़ाए जाएंगे। और फिर बाद में क्या पढ़ाया जाएगा, आपका अभिकारी पढ़ाया जाएगा, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्या है, विस्मयादि बोधक है, ठीक है। देखिए, अब बात की जाएगी विकारी शब्द, इसी को लेके आया गया है विकारी शब्द। इन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल के कारण बदल जाते हैं, ठीक है। इन शब्दों के जो रूप हैं वो लिंग, वचन, कारक और काल के कारण बदल जाते हैं। कहने का सेंस ये है, जो विकारी है, जो विकारी शब्द आपका है, उनका रूप किसके कारण बदलता है, उनका रूप बदलता है उनके लिंग के कारण, उनके वचन के कारण, उनके कारक के कारण, उनके काल के कारण, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनका रूप क्या होता है, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार जो है क्या होता है, उनके अनुसार बदल जाता है, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तो परिभाषा के तौर पे आप अगर लिखना चाहें तो इसको लिखिएगा, इन शब्दों के रूप, किसके, विकारी, इन शब्दों के रूप लिंग, कारक और कारक काल के कारण क्या होते हैं, आपस में बदल जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, लड़का हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसको क्या कह सकते हैं, लड़का है तो लिंग के कारण, अभी आप सुने हैं, इसका रूप क्या होता है, लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण और काल के कारण बदल जाता है। तो इसका रूप देखिए, लिंग के कारण कैसे बदलता है, लड़का है तो वो क्या हो जाता है, लड़की। देखिए, लिंग के कारण जो है इसका रूप बदला कि नहीं, देखिए ये क्या है, ये पुल्लिंग है और ये हो गया क्या, स्त्रीलिंग हो गया। जो लड़की है वो स्त्रीलिंग हो गई, जो लड़का है वो पुल्लिंग हो गया, ठीक है। तो अब लिंग का अगर परिवर्तन किया गया तो उनका रूप कैसे बदल गया, ये लड़का था, पहले इसका रूप क्या था, पुल्लिंग था, लेकिन स्त्रीलिंग होते ही इसका रूप क्या बदल गया, वो लड़की हो गया, ठीक है। तो ये हो गया उसमें परिवर्तन, ठीक है। तो यही है आपका विकारी शब्द। फिर से आप इसको एक शब्दों में पढ़िए, इन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल के कारण बदल जाते हैं। जिसमें जो लड़का था, अगर इसका लिंग परिवर्तन कर दिया जाए तो वो लड़की बन गया, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि लड़के का रूप क्या हो गया, देखिए इसका रूप जो है ये बदल कर क्या हो गया, लड़की हो गया, क्योंकि इसके लिंग में परिवर्तन किया गया। अभी किसी के वचन में भी परिवर्तन किया जाएगा, किसी के कारक में भी परिवर्तन किया जाएगा, कुछ काल के कारण परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, बात की जाएगी अभिकारी की। अभिकारी, अब तक तो विकारी की बात की गई, जो क्या हुआ, उसके लिंग, वचन और काल के कारण जो है परिवर्तन हो जाता था उसमें। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें परिवर्तन, अभिकारी का मतलब ही होता है कि जो विकारी ना हो, यानी विकारी में अगर परिवर्तन हुआ है तो इसमें परिवर्तन क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अभिकारी शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं वे अभिकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए वही बात हुई, जिसमें क्या होता है, उसका रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार जो है अगर बदल जाता है तो वो विकारी होता है। लेकिन अगर लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है उसको ही क्या कहा जाता है, अभिकारी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो क्या कहा जाता है, शनै शनै, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। किंतु की बात की जाए, किंतु को आप क्या करेंगे, मान लीजिए इसके लिंग में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। तो किंतु का आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि किंतु हर कंडीशन में किंतु ही रहेगा। उसके जगह पे आप उसमें ई नहीं लगा सकते हैं कि किंती हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसका कोई क्या होगा, अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे,
कुछ भी परिवर्तन होता है तो उसका तो भी अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकलता है तो वो शब्द नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसके परिवर्तन में अगर लिंग में परिवर्तन करें या वचन में परिवर्तन करें तो इसका क्या होगा, कोई भी अर्थ मान्य नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसे अभिकारी बोला जाता है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, चाहे आप इसको स्त्रीलिंग के साथ ऐड करें चाहे पुल्लिंग के साथ ऐड करें, जिसके साथ भी ऐड करेंगे तो आप हे को हे ही लिखेंगे, ना कि कुछ और लिखेंगे, ठीक है। देखिए कुछ आपके ऐसे शब्द दिए गए हैं जो तत्सम के रूप में दिए गए हैं, जिनका परिवर्तन तद्भव के रूप में किया गया है, ठीक है। आपको मैं उसकी लिस्ट दे देता हूं, आप इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। जिसमें जैसे क्या हो गया, अस्थि, देखिए कहीं कहीं बोली जाती है, उसको अस्थि को क्या बोला जाता है, हड्डी। अब फिर से आप एक बार समझिए, तत्सम शब्द क्या था, तत्सम देखिए तत्सम और तद्भव की बात हो रही थी, तो अभी तत्सम में आपको बताया था कि क्या होता है, वो संस्कृत का लिया गया शब्द होता है जिसको हम संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में परिवर्तन कर देते हैं उसका, और आम तौर पे लिखने पढ़ने की भाषा में उसका यूज करते हैं। तो यूज लिखने पढ़ने में क्या करते हैं, अस्थि बोलते हैं। लेकिन तद्भव का मतलब क्या होता है, उसको हम अपनी आम भाषा में जो है परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो उसको आम भाषा बोलने पढ़ने में तो उसमें क्या हो जाएगा, हड्डी हो जाती है। मतलब अस्थि को आप क्या कहते हैं, हड्डी बोलते हैं। ये संस्कृत का ज्यों का त्यों लिया गया है, जबकि ये तद्भव क्या होता है, ये बोलने की भाषा में उसको परिवर्तित किया गया है, ठीक है। अंधकार, जैसे आप लिखते पढ़ते हैं, जैसे संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में लेके आते हो तो संस्कृत में भी अंधकार ही बोला जाता है और हिंदी में भी क्या बोला जाता है, अंधकार ही बोला जाता है। लेकिन अगर अंधकार बोला जाता है तो उसको आम चाल बोल भाषा में क्या बोलते हैं, अंधेरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका तत्सम और ये है तद्भव। आपकी कुछ लिस्ट दी गई है जो आपके एग्जाम में कम से कम 50 बार पूछा गया है। ये आपकी पूछे जाने वाली लिस्टें हैं, इसको आप अपने नोट्स पर लिखिए और इसको एक बार नहीं 2-4 बार पढ़िए, क्योंकि ये चीजें पढ़ के याद करने वाली है। इसको आप पढ़ के याद कर लीजिए, कोई ना कोई इसमें से आपके एग्जाम में जरूर दे देगा। इसमें आप वीडियो को रोक के इसको आप नोट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, बाकी आप नोट कर लीजिए, बाकी अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।